वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरजीपीवी एग्जाम की क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि एक्सपेक्ट करते हैं कि 2024 जो आपका क्वेश्चन पेपर है ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर इन द फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में भी शायद ये क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड हैं और आ सकते हैं। तो हम यूनिट वाइज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में से या इन्हीं टॉपिक्स में से कौन से क्वेश्चन और आगे आ सकते हैं। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम यहाँ बात करेंगे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहले यूनिट में हम लेते हैं कि जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है 2018, 2019, 2020 या 2023 की यदि हम बात करें, तो उसमें 2018 और 2020 में हाइपरटेंशन के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, कि हाइपरटेंशन क्या होता है, क्लासिफाई द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, highlight the importance of renin angiotensin system in the maintenance of the homeostasis, right? तो कुल मिला के हाइपरटेंशन और उसकी ड्रग्स के बारे में पूछा गया। ओके, 2019 में अगेन एक क्वेश्चन आया हुआ है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के ऊपर, जिसमें कि इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, इसकी मैकेनिज्म और एसी इनहिबिटर्स ड्रग्स के बारे में इसकी फार्माकोलॉजी को पूछा गया है। ठीक है, 2023 की यदि बात करते हैं तो उसमें antiarrhythmic drugs, okay, like classify the antiarrhythmic drugs, give the mechanism of action of quinidine। तो एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन यहाँ लिखना है और क्विनिडीन जो ड्रग है इसकी फार्माकोलॉजी के बारे में यहाँ पर लिखना था। एक्सप्लेनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, बिल्कुल जो उसका प्राइमरी टॉपिक है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना था। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसी की बिहाफ पे यदि हम देखें तो हाइपरटेंशन का जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुआ है। ओके, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि अभी 2024 के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। एग्जैक्टली होता क्या है कि जब यहाँ पर प्राइमरी लेवल पे हाइपरटेंशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो कई बार होता है कि इसको शॉर्ट नोट में पूछ दिया जाता है। ठीक है, हो सकता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्विनिडीन जो है शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाए, जबकि वो पार्ट जो है हाइपरटेंशन का ही है। ठीक है, बट मेन क्वेश्चन के फॉर्म में अभी तो एक्सपेक्टेशन कम है कि 2024 में क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट नोट में ज़रूर आ सकता है हाइपरटेंशन के बारे में। एंटी एरिथमिक ड्रग ऑलरेडी जो है 2023 में आया हुआ है, तो इट इज़ लेस एक्सपेक्टेड कि शायद ये आए 2024 में। इसके अलावा जो फर्स्ट यूनिट है, ओके, कार्डियोलॉजी वाली, तो उसके अंदर कंजस्टिव हार्ट फेलियर के ऊपर क्वेश्चन जो है काफ़ी टाइम से नहीं है, तो मे बी शायद कि क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्क्राइब द कंजस्टिव हार्ट फेलियर एंड राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ द डिजिटालिस। ओके, हाइपरटेंशन के ऊपर भी हम लेके चलते हैं बट परसेंटेज कम ही है एसी इनहिबिटर्स के ऊपर। इसके अलावा जो और भी टॉपिक है जिसमें कि एंजाइना फैक्टोरिस, ओके, एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती है, इसका मैकेनिज्म, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर और एडवर्स इफेक्ट ऑफ द नाइट्रेट्स, है ना। तो एंजाइना फैक्टोरिस क्या है और नाइट्रेट्स की जो फार्माकोलॉजी है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर नाइट्रेट्स और डिजिटलिस मोर एक्सपेक्टेड है। फिर भी आप इसको जो है पूरा टॉपिक कवर अप करके जाइएगा ताकि इसमें से कुछ भी आपसे ना छूटे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक बार देख लेते हैं कि आपको आरजीपीवी के अंदर जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें लिखना कैसे होता है। ठीक है, कई बार होता है कि हमारे पास जो है कंटेंट ही नहीं है लिखने के लिए कि कंटेंट कितना हमें लिखना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कितना लिखना चाहिए। ठीक है, तो यदि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको सब कुछ आता है तो टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए आपको जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं हो कि आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा आता है और आप पूरा टाइम उसी में दे रहे हो, बाकी क्वेश्चन जो है आप सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। तो अगेन इसकी वजह से भी आपके जो नंबर है वो कम रहेंगे क्योंकि आपने एक पार्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो आपको सभी पार्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। भले आप हर पार्ट के अंदर जो है थोड़ा कम टाइम दें, थोड़ा कम लिखें, बट पूरे पार्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहली चीज़ तो हो गई कि हम सभी पार्ट अटेम्प्ट करना है। सेकंड, अब लिखना कैसे है, तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ यहाँ पर। अब सबसे पहले इसने पूछा है कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, डिस्चार्ज की फार्माकोलॉजी क्या है। ओके, यही क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, लाइक राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ द कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ओके, और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, डिफाइन सीएचएफ, कंजस्टिव हार्ट फेलियर को डिफाइन करिए, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकाइनेटिक एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिजॉक्सिन। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर ड्रग के बारे में हमने पूछ लिया है। इसके अलावा डिस्क्राइब द हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर क्या होता है,
राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ द डिजिटालिस। डिजिटालिस के बारे में, इसकी फार्माकोलॉजी के बारे में, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, ओके, या फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो ओवरऑल इन सब का मीनिंग एक ही है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है और इसका जो मेडिकेशन है जिसमें हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड का यूज करते हैं जिसका नाम है डिजिटालिस या डिजॉक्सिन, ठीक है, उसके बारे में ही आपको यहाँ पर बताना है। तो इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब भी आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद में थोड़ा सा हमें डिजिटलिस के बारे में बताना है, ओके, क्योंकि पूछा हमें डिजिटलिस के बारे में या कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में, ठीक है, दोनों के बारे में आप यहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, किस पे वर्क करती है, वो हमें बताना है। थर्ड नंबर पे आता है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, जिसमें हम स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, मेटाबॉलिज्म की और एक्सक्रीशन की। तो जब भी आप फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को लिखना शुरू करें तो आप मेन हेडिंग के ऊपर फोकस करेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, कौन सा एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल है, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, ठीक है, या एलिमिनेशन कैसे हो रहा है, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको बताना है फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब है कि जो ड्रग है जिस पर इसको वर्क करना चाहिए उस पर तो ये वर्क कर रहा है, इसके अलावा भी ये दूसरे ऑर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट दिखा रहा है ना। तो फार्माकोलॉजिकल का मतलब होता है कि ये एक ड्रग जो है वो किसी दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर बॉडी में क्या इफेक्ट शो कर रहा है, उसको कहेंगे हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर्टिकुलर उस ड्रग का खुद का काम करने का तरीका कैसे है और किस पर ये वर्क कर रही है उसको हम कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। इसके बाद में हमें लिखना होता है एडवर्स इफेक्ट या ड्रग इंटरेक्शन यदि गिवन है तो, और लास्ट में रहेगा यूजर्स। तो यूजर्स तो वी नो दैट कि हमने जिस चीज के लिए ड्रग यूज की थी वही आपने इसका यूज लिख दिया, ठीक है। अब कई बार होता है कि इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम पैराग्राफ राइटिंग जो है काफी ज्यादा कर लेते हैं। पैराग्राफ राइटिंग यदि आप करते हो तो डेफिनेटली आपको लिखने में भी टाइम लगेगा, ओके, स्पेस भी उतना मतलब ज़्यादा नहीं हो पाएगा आपका और क्वेश्चन आपका छोटा ही रह जाएगा, आंसर आपका छोटा ही रह जाएगा। सो जहाँ पे ज़रूरत हो आप फ्लो चार्ट बनाइए, जहाँ पे ज़रूरत हो आप डायग्राम बनाइए, ओके, और अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए, राइट। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में इन शॉर्ट कि जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है क्या होता है। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर को यदि हम बात करें ये सिंपल हार्ट फेलियर है, ओके। क्यों होता है? बिकॉज हार्ट का जो प्रॉपर फंक्शनिंग होता है कि ब्लड को सप्लाई करना है वो ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता। इस ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प कौन करता है? कार्डियक मसल्स करती है, और कार्डियक मसल्स को भी डेफिनेटली ब्लड की सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। तो डेप्रीविएशन ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई इन द कार्डियक मसल्स, ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए थी पूरी बॉडी में वो कम हो जाती है। कार्डिक मसल्स का जो वर्किंग है वो कम हो जाता है और पर्टिकुलर जो पार्ट होता है जहाँ पे कि ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजन नहीं जा रही है वो वहाँ से डेड होने लगता है, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे यहाँ पर कि इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, ठीक है। नाउ कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में बात करते हैं। देखिए जब भी आप स्टार्ट करें तो छोटे छोटे यहाँ आंसर देना जरूरी है ताकि आपको भी पता चले कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं और एग्जामिनर को पता चले कि हाँ इसको इस पर्सन को जो है ये आता है, ठीक है। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड के बारे में हमको लिखना है। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड स्पेशली हम बात करें यहाँ डिजिटलिस की तो ये एक आइनोट्रॉपिक ड्रग होती है, ठीक है। डिजिटलिस क्या करता है? ये इट इज अ आइनोट्रॉपिक ड्रग, इसके अंदर आइनोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है। इट इंक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी and output of the hypodynamic heart without a proportionate increase in oxygen consumption। मतलब जहाँ पे हार्ट है वर्क नहीं कर रहा था वहाँ पे ऑक्सीजन कंजम्पशन को ये बढ़ाएगा नहीं, बट वहाँ पर मसल्स के अंदर हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है उसके फोर्स को बढ़ा देगा। मतलब हार्ट जो है वो एकदम से कॉन्टेक्ट करेगा, राइट, और धीरे धीरे जो है वहाँ से फिर से वो रिलैक्स होता जाएगा, ओके। तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पर कि कार्डिक ग्लाइकोसाइड जो होता है ये ऑक्सीजन कंजम्पशन को नहीं बढ़ाएगा बट ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। जबकि कार्डिक स्टिमुलेंट जो होते हैं जैसे कि एड्रेनालिन है या थियोफाइलिन है ये ऑक्सीजन कंजम्पशन को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है कि कार्डिक ग्लाइकोसाइड ऑक्सीजन कंजम्पशन को नहीं बढ़ाता है जबकि जो कार्डिक स्टिमुलेंट होता है ये ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ा देता है, ओके।
तो ये कुछ डेफिनेशंस है। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो डिजिटलाइज होता है। ओके, तो इसके बारे में आप इसको यहाँ फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको आप डायग्रामेटिक भी प्रेजेंट कर सकते हो, तो डायग्राम के फॉर्म में आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, इसलिए हम डायरेक्टली चलते हैं डायग्राम के ऊपर। यहाँ पर डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि जो डिजॉक्सिन है ये यहाँ पर एक पंप है, पंप को ये बंद कर रहा है। ओके, पहले तो हम ये समझेंगे कि जब हमें ड्रग नहीं दी हुई है तब ये कैसे वर्क कर रहा है, और जब हमने ड्रग दे दी तब ये कैसे वर्क कर रहा है। तो पहला केस लेते हैं कि जिसमें हमें ड्रग नहीं दी है अभी यहाँ पर कोई भी, तो सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप जो है वो एक्टिवेट कंडीशन में रहता है, जिसमें कि 2 सोडियम अंदर की तरफ आते हैं, 3 सोडियम जो है वो बाहर की तरफ मूव ऑन होते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चैनल होता है जिसको हम कहते हैं NCX। NCX का मतलब होता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, राइट। मतलब ये सोडियम के साथ में कैल्शियम को एक्सचेंज करता है। तीसरा आता है इसमें कैल्शियम चैनल, तो ये इसमें डायरेक्ट चैनल है जिसके अंदर की कई सारे कैल्शियम के मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आते हैं, बट इसमें से कुछ मॉलिक्यूल जो है एक नॉर्मल स्टेट की यदि हम बात करें तो वापस भी चले जाते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? कैल्शियम एटीपीज एंजाइम के थ्रू। कैल्शियम एटीपीज जो होता है वो क्या करता है, यहाँ से जो कैल्शियम होता है उसको बाहर कर देता है, गॉट इट, और हाइड्रोजन आयन को अंदर कर देता है। अंदर यहाँ देखोगे तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये मसल्स का स्ट्रक्चर है जिसमें कि ट्रोपोइन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, और इसी के थ्रू यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की प्रोसेस चलती है, राइट। अब यदि हम बात करें यहाँ की डिजॉक्सिन है, अब डिजॉक्सिन जो होता है वो क्या कराता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे आपने ये डिजॉक्सिन दिया, इसने क्या किया, सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप को बंद कर दिया। बंद करने से क्या हुआ, पोटेशियम जो अंदर आने चाहिए थे वो बाहर ही रह गए, सोडियम जो कि अंदर थे और बाहर जाने वाले थे वो अंदर ही रह गए। ठीक है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ जो है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, ये निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है किसको, NCX को, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को। तो इसने निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो NCX है जिसमें कैल्शियम बाहर की तरफ मूव ऑन कर रहा था, और बाहर की तरफ मूव ऑन ना करके कहाँ रहेगा, अंदर की तरफ ही रहेगा। तो एक जगह से हमको कैल्शियम जो है ऑलरेडी मिल रहा है, यहाँ से कैल्शियम बाहर गया नहीं। ठीक है, तो अब ये कैल्शियम क्या करेगा, ये कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा और वहां से मोर कैल्शियम को जो है वो बाहर निकाल लेगा। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हो आप, ये अंदर की तरफ गया और यहाँ से ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम और बाहर की तरफ आया। तो यहाँ पर हमने देखा जो भी चीज है वो सभी यहाँ पर डायग्राम को देखते हुए हमने यहाँ मेंशन करी है। इसी को आप जब आप कॉपी के अंदर लिखोगे तो पहले आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने का उसको इलोबरेट करोगे, मतलब यही सेम चीज आपको फिर के बाद में आता है तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए चलिए हम यहाँ चलते हैं। पहला है, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल का मतलब था कि डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर क्या वर्क करता है। फर्स्ट है हार्ट के ऊपर। ठीक है, हार्ट जो होता है इसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम पर्टिकुलर इसी ड्रग का है या डिजॉक्सिन का है, राइट। साथ में यदि हार्ट को देखा जाए तो इसमें दो तरह से यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, एक होता है वेगस नर्व की रिलैक्सेशन। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, इसके अंदर भी आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो कि ERP क्या है, एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, कंडक्शन के लिए इसमें यहाँ पर क्या फॉलो होता है। ठीक है, तो ये नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ECG के ऊपर क्या है, इसके अलावा ब्लड वेसल, किडनी के ऊपर बात करें तो डायलिसिस कॉज करता है। CNS के ऊपर यदि हम बात करें तो हाई डोज पे सीटीजल एक्टिवेशन होता है इसका, जिसकी वजह से नौसिया होता है, वोमिटिंग होता है, हाइपनिया होता है, मेंटल कंफ्यूजन तक होता है। ठीक है, तो ये सीएनएस पे जो वर्क करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी फार्माकोकाइनेटिक पैरा। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हो, उसको आप नोट्स के अंदर इजीली समझ पाओगे। आगे चलते हैं, फिर आती है बात एडवर्स इफेक्ट के ऊपर। तो एडवर्स इफेक्ट में जो मेन पॉइंट है हमको वही लिखना है। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि आपका टाइम बचा हुआ है तो इसी पॉइंट को उठा के आपको, ठीक है, और लास्ट में आपको बताना है यूज के बारे में। Guys, इट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ कार्डियक या कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, कि कैसे आपको लिखना है। इसके अलावा होप्स हो कि आपके पास नोट्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट कैसे लिखना था वो मुझे। इसके अलावा इसके अंदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी है और एंजाइना पेक्टोरिस भी है। ओके, गाइस होप्स हो कि आपके पास के नोट्स ऑलरेडी होंगे, और
आपने इसको स्टडी किया होगा। इन केस यदि आपका स्टडी नोट्स नहीं है तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ताकि आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। ओके, सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए यूनिट के साथ, मतलब यूनिट नंबर